ओके, वेलकम टू दिस मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज IIT जैम 2025। और आज है हमारा लेक्चर नंबर आई गेस 15। मतलब सीक्वेंस वाइज देखे तो 15 है, अदरवाइज 14 लेक्चर ही है, क्योंकि 13 और 14 के अंदर बस केवल मतलब उनका कलेक्शन जो है वो 1 घंटे का है। तो वो कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से हुआ था, बट ठीक है, अपन सीक्वेंस वाइज चलते हैं ताकि आपको भी कन्फ्यूज़न ना हो कि लेक्चर का सीक्वेंस क्या है। ओके। सो लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट के 2 या 3 लेक्चर के अंदर अपन ने सेंट्रल फोर्स मोशन कंप्लीट कर लिया था। और जैसा कि मैंने बताया था आपको रिसेंट लेक्चर के अंदर, आज अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है दैट वुड बी ऑन फ्लूइड मैकेनिक्स। तो आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि इसको भी अपन 1 या 1.5 लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर दें, यानी 1.5 आवर के अंदर आपका पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा कोशिश रहेगी, ठीक है। बाकी अगर आपको सेंट्रल फोर्स मोशन के प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स हमने ऑलरेडी दे रखे हैं और प्रॉब्लम आज और अपलोड हो जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपको और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है तो जल्दी ही हम हमारे फिजिक्स तड़का ऐप के ऊपर असाइनमेंट, लॉन्ग असाइनमेंट देना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि देखो ऐसा है, ऑनलाइन के अंदर ऐसा होता है कि बच्चे पूरे असाइनमेंट करते ही नहीं है। अगर मैं आपको 100 क्वेश्चन दे दूँ तो मुश्किल से आप 10 या 12 क्वेश्चन ही करोगे। तो इससे अच्छा है कि उन सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही मैं दूं आपको करने के लिए, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट एक बार रिवाइज हो जाए। तो वो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन तो मैं आपको यहीं से प्रोवाइड कराऊंगा पूरे यूट्यूब के ऊपर और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। इसके अलावा एडिशनल अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं सवालों की, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस देखने हैं आपको, तो वो आप हमारे ऐप के ऊपर जाके एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जल्दी ही हम ये काम कंप्लीट करके आपको दे देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स। सो फ्लूइड मैकेनिक्स है क्या बेसिकली। तो देखो, अपने पास ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, जैसा पानी, शहद और ग्लिसरीन, ये सारे इन ऐसे सब्सटेंस के ऊपर ये जब फ्लो करते हैं, कब करेंगे, जब इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाएगा। सो some substances which begins to flow when we apply an external field is called फ्लूइड्स। तो ये इनका नेचर है और इनके इस नेचर को एनालाइज करना हमारे लिए क्या हो जाता है, फ्लूइड मैकेनिक्स। सो फ्लूइड मैकेनिक्स है क्या, एक ब्रांच है मैकेनिक्स की जो क्या करती है, स्टडी करती है फ्लूइड के मोशन की। अच्छा, अगर फ्लूइड स्टेशनरी है, रुका हुआ है, अगर तब इसको स्टडी करते हैं, इन दैट केस इस मैकेनिक्स को बोलते हैं अपन क्या, हाइड्रोस्टैटिक्स। और अगर अपन इसके मूविंग फ्लो को अपन देखते हुए इसको स्टडी करते हैं, इन दैट केस अपन उसको बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स, ठीक है। सो हाइड्रोस्टैटिक क्या है और हाइड्रोडायनेमिक्स क्या है, कि एक फ्लूइड की स्टडी जब आप रेस्ट फ्रेम में कर रहे हो, रेस्ट मोशन के अंदर कर रहे हो, जो वो रुका हुआ है, इन दैट केस उसको अपन बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ और डायनेमिक्स मतलब चलता हुआ। तो अगर फ्लूइड मोशन में है, इन दैट केस अपन उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोडायनेमिक्स। फ्लूइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और फ्लूइड होते क्या है, जो फ्लो करते हैं जब उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया जाता है। क्या बात सही है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। अब देखो, फ्लूइड है तो फ्लूइड की स्टडी करने के लिए जनरली ऐसा क्या होता है कि अपन को किसी भी डायनेमिक्स या किसी मैकेनिक्स को स्टडी करने के लिए अपन फोर्स यूज करते हैं, बट वो कंपेरेटिवली आसान होता है जब अपन सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर एनालाइज करते हैं तो। बट फ्लूइड्स, गैस के अंदर क्या होता है ना, हमको एक नई क्वांटिटी, वैसे वो उसी से बनी हुई है, बट एक फिजिकल क्वांटिटी प्रेशर जो है वो ज़्यादा हेल्पफुल लगती है। तो फ्लूइड की स्टडी करने के लिए हम ज़्यादा ओरिएंटेड होंगे किसकी तरफ, प्रेशर की तरफ। तो आखिर प्रेशर क्या होता है, आप पढ़ते हुए आ ही रहे हैं क्या, द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट रेस्ट पर यूनिट एरिया। तो रेस्ट फ्रेम में, रेस्ट मोशन के अंदर जब आपके पास नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करता है पर यूनिट एरिया के ऊपर, तो उसको अपन डिफाइन करते हैं एज ए प्रेशर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में ए, एफ परपेंडिकुलर अपॉन में एरिया। यूनिट क्या होती है आपको पता ही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। इट इज इन एसआई, ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हैं, पास्कल भी बोल सकते हैं, जनरल नाम इसका पास्कल है। और सीजीएस पद्धति के अंदर अपन क्या बोलते हैं, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमेंशन भी आप निकाल सकते हो इजीली। सो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, ML T-2, और डिवाइडेड बाय किसके है, एरिया के। एरिया की क्या होती है डायमेंशन, एल स्क्वायर, तो क्या आ गया, ML-T-2, ठीक है। और ये फोर्स जो है वो कैसी क्वांटिटी है, दिस इज टेंसर क्वांटिटी,
मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर प्रेशर की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। सो इट इज ए टेंसर क्वांटिटी, इट एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के लगता है, सारी डायरेक्शन के अंदर लगता है। अभी अपन देखेंगे जब अपन आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उस केस के अंदर भी अपन देखेंगे कि कैसे ये एक टेंसर क्वांटिटी होती है, ठीक है जी। चलिए, तो अपन सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो आराम से, अपनी गिलास लेके, घर में गिलास लेके, और आप ये देख सकते हो कि जब आप किसी स्ट्रो से फूंक मारते हो, ठीक है, अगर आपकी स्ट्रो थोड़ी सी ऊपर हाइट के ऊपर है और एक आपकी स्ट्रो नीचे की हाइट पे है, तो आप फूंक मारोगे तो देखोगे कि ऊपर वाले में फूंक मार के बुलबुले बनाने के अंदर आपको आसानी होती है, बट डेप्थ में जाके बुलबुला बनाने में आपको दिक्कत होती है। और तो गिलास के अंदर ये आप इतना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, बट आप एक काम कर सकते हो जो मैंने भी किया था। आपके घर में होद होगा बहुत बड़ा टैंक जैसा, और टैंक के अंदर क्या होती है, लगभग हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है, और जो अपना पाइप होता है, ठीक है, पाइप ले जाके एक बार आप थोड़ा सा हाइट के ऊपर जाके फूंक मार के देखिएगा और बुलबुले निकालने की कोशिश कीजिएगा, और एक डेप्थ में जाके बुलबुले निकालने की कोशिश कीजिएगा। आप देखोगे कि आपको ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा जब आपका पाइप नीचे की तरफ होगा। क्यों सर? क्योंकि नीचे वाले हिस्से पे प्रेशर ज़्यादा है, तो वहां पे आपको अपने माउथ से ज़्यादा फोर्स लगा के आपको थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी होगी वहां पे। क्यों? क्योंकि डेप्थ के अंदर जैसे मैं जाता हूं तो वहां पे प्रेशर क्या होना लग जाता है, बढ़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? सो मान लीजिए अगर आप यहाँ पे इसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। जैसे जैसे आप नीचे डेप्थ में जाते हो तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाती है प्रोपोर्शनल टू हाइट। तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, पी नॉट तो होगा ही, प्लस एच रो जी। तो जितना आपकी स्ट्रो नीचे जाएगी उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा, उतनी आपको परेशानी होती रहेगी। बात सही है, ठीक है। ये कैसे आता है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली चीज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, 1 atm इक्वल्स टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। इसको अगर बार के अंदर लिखना है तो किसके इक्वल होता है, 1.01 बार के। और अगर अपन को दूसरी यूनिट टॉर के अंदर अगर देखना है तो वो कितना होता है, 760 टॉर। याद रख सकते हो, अन्ना क्वेश्चंस के अंदर आपको दिया हुआ रहेगा अगर आपको इसी तरीके से डील करना है तो, ठीक है जी। तो बात करते हैं प्रेशर अंडर डेप्थ कि वो कैसे बढ़ता है घटता है इसके बारे में, ठीक है। तो आपको मैंने फॉर्मूला तो बता दिया क्या होता है, P बराबर पी नॉट प्लस एच रो जी। जैसे जैसे आप डेप्थ के अंदर जाएंगे प्रेशर की वैल्यू क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। बट सर निकाला कैसे, तो देखो बात करते हैं उसके बारे में। तो मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सिलेंडर एज्यूम किया, इस सिलेंडर की अगर हाइट कितनी है, h है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो तो पी नॉट है, बट यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, इस पूरे सिलेंडर का वेट होगा। ये पूरा सिलेंडर यहाँ पे एक फोर्स लगा रहा होगा नीचे, है ना। वो फोर्स कितना होगा सर, मास ऑफ दिस इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। अच्छा, इसका मास कितना होगा, अगर मान लीजिए वाटर की डेंसिटी रो है, सो मास कितना होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो ये अगर ना मास हो गया, तो वॉल्यूम कितना है यहाँ का, एरिया इनटू हाइट ए एच इनटू डेंसिटी कितना, रो। तो यहां से अगर मैं लिखूं ए एच रो जी तो वो कितना हो गया, फोर्स। सो इस जगह पे प्रेशर कितना, पी नॉट। नीचे ज्यादा जाऊंगा तो इस वेट की वजह से यहां पे प्रेशर क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। तो अगर मैं फोर्स की बात करूं कि यहां पे फोर्स कितना है सर, सो एफ एट डेप्थ कितना होगा, पी नॉट की वजह से कितना होगा, पी नॉट है, और इस वेट की वजह से कितना होगा, एफ इंटू फोर्स, बस केवल फोर्स ही होगा। सो पी नॉट ए प्लस एफ कितना है, ए एच रो जी इक्वल टू कितना है, एफ डेप्थ। मुझे क्या निकालना है, प्रेशर एट डेप्थ डी। तो मैं क्या करूंगा, एफ अपॉन में ए कितना हो गया, पी नॉट प्लस एच रो जी। तो यहां से ही आता है, क्या बात समझ में आई। तो यहां से ये फॉर्मूला आता है P बराबर एच रो जी 1, ठीक है। सो प्रेशर डिफरेंस अगर आपसे पूछे कि टॉप लेवल सरफेस के ऊपर और डेप्थ के अंदर जो प्रेशर डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस है सर एच रो जी का, एच रो जी का। और अगर आपसे ये पूछ ले कि डेप्थ के अंदर प्रेशर होगा कितना, तो जो सरफेस के ऊपर है वो प्लस इतनी हाइट का जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है वाटर, वो तो कितना हो गया,
पी नॉट प्लस एच रो जी। क्या क्लैरिटी है? हाँ है ना? तो एटमॉस्फेयर के अंदर भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक के अंदर जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जाते हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर भी क्या होती है, कमी होती जाती है। सो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे हाइट पे, सो आपका प्रेशर क्या होने लग जाएगा, घटना स्टार्ट कर देगा। तो ये आप देख भी सकते हो, जैसे जैसे आप कोई भी आपका बलून वगैरह आप छोड़ते हो जो भी हीलियम गैस वाला है, तो जैसे जैसे आप बलून को छोड़ते हो तो बलून के अंदर की जो गैस है वो एक्सपेंड होना स्टार्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम होती जाती है। तो प्रेशर कम लग रहा है तो इसका मतलब ये जो बलून है वो एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देगा, और एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फट जाएगा। तो बलून फटता क्यों है? क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक के अंदर हाइट के साथ जाते जाते, ऊपर जाते जाते प्रेशर की वैल्यू कम होती जाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू, मतलब बाहर से दबाव डालने वाला कोई नहीं है। तो ये क्या करेगा, एक्सपेंड करेगी गैस। तो ये हीलियम गैस जब एक्सपेंड करती है, एक्सपेंड करती है और एक्सपेंड करती है, तो एक टाइम आता है ऐसा कि ये जो रबर है, ये जो रबर है गुब्बारे का, वो क्या करता है, फट जाता है। तो इस वजह से आपका जो हीलियम गुब्बारा है वो कभी भी स्पेस के अंदर नहीं जा पाता, वो बीच के अंदर ही फट जाता है। तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि हाइट के ऊपर जाते जाते प्रेशर कम होता जाता है, गैस एक्सपेंड करती है और एक्सपेंड करते करते फट जाती है। क्या बात समझ में आई? चलिए, तो अब आपके लिए एक सवाल है। क्या? अगर आपने 4 डिफरेंट डिफरेंट बीकर लिए और डिफरेंट डिफरेंट बीकर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट के अंदर आपके पास क्या है, लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, कोई सा भी एक जनरल लिक्विड होगा, मान लीजिए वाटर ही है। ठीक है, ए वाला बीकर कुछ इस शेप का है, बी वाला बीकर एस शेप का है, और सी वाला बीकर इस शेप का है, और डी वाला बीकर इस शेप का। चारों बीकर्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेट का वाटर डला हुआ है। मतलब ऑब्वियसली है ना कि सेम हाइट पे है, बट सारों के शेप अलग अलग है। तो इसके अंदर किसी ने के अंदर 1 लीटर होगा, किसी के अंदर 2 लीटर होगा, किसी के अंदर 1.5 लीटर होगा, किसी के अंदर 1.5 लीटर होगा, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछा है कि ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट के अंदर अगर ये लेवल सेम है तो प्रेशर के अंदर क्या रिलेशन होगा, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो क्या मुझे आप बताइए, क्या प्रेशर शेप ऑफ बीकर के ऊपर डिपेंड करता है? प्रेशर एट डेप्थ डी, मान लीजिए यहां से यहां तक की जो डेप्थ है वो एच है। ठीक है, तो यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट लग रहा है ना? और इस पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना लगा हुआ, पी ए, पी नॉट प्लस एच रो जी, है ना? सेम काम अगर इसके लिए करूं तो यहाँ पे प्रेशर कितना, पी नॉट, यहां से यहां तक की हाइट सेम एच, सो पी बी भी कितना, पी नॉट प्लस एच रो जी। सेम यहां पर भी देखें, अगर यहाँ पे लग रहा है प्रेशर पी नॉट, इस डेप्थ की वजह से एच कितना है, पी सी, पी नॉट प्लस एच रो जी। सर ये तो सेम सेम आ रहा है। और डी पॉइंट के ऊपर कितना है, पी नॉट प्लस एच रो जी। इसका मतलब प्रेशर ऐसी क्वांटिटी है जो डिपेंड ही नहीं कर रही है इसके शेप के ऊपर। डेप्थ के अंदर ए पर, बी पर, सी पर, डी पर, चारों जगह, चारों बीकर के अंदर नीचे बॉटम के ऊपर प्रेशर जो है वो सेम लग रहा है। सो पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी इक्वल टू पी डी। इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला हमारा? हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि अमाउंट ऑफ लिक्विड के ऊपर ये जो प्रेशर है, प्रेशर इन डेप्थ, इट नॉट डिपेंड, ये इंडिपेंडेंट है। सो अमाउंट ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करता है, वेसल के शेप के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड नहीं करता है। जैसा आप देख सकते हो नीचे वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे मीडियम है, यहाँ पे भी छोटा है। क्या इनके शेप के ऊपर, इनके क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर क्या ये डिपेंड कर रहा है? नहीं। तो प्रेशर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम व्हाट? शेप ऑफ द वेसल, अमाउंट ऑफ द लिक्विड, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बीकर। क्या बात सही है? तो ऐसा एक आपके पास दे सकता है सवाल आराम से कि इन चारों पांचों जो शेप है, इन चारों पांचों शेप के अंदर डेप्थ के अंदर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे प्रेशर कैसा होगा? तो ऐसा देख के तो लगता है कि यार प्रेशर तो डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लिक्विड भरा हुआ है तो नीचे ज्यादा प्रेशर लगेगा, बट नहीं, फोर्स ज्यादा हो सकता है बट प्रेशर नहीं। क्या बात समझ में आई? तो इसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा है, पी नॉट, नीचे कितना लगेगा, पी नॉट प्लस एच रो जी, क्योंकि सारों की हाइट जो है वो सेम है। सो प्रेशर विल बी सेम एट ऑल पॉइंट, इट नॉट देन ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस द लिक्विड डोंट कांट बी रेस्ट। तो अगर ऐसा होता कि अगर मान लीजिए
कि यहाँ पे अगर प्रेशर डिफरेंट होता, तो प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है, लिक्विड फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। बट अगर आपको दिख रहा है कि पूरा लिक्विड, पूरा सिस्टम क्या है, रेस्ट पे है, कोई लिक्विड फ्लो नहीं हो रहा है, इन दैट केस यहाँ पे भी प्रेशर सेम है, यहाँ पर भी प्रेशर सेम है, यहाँ पर भी प्रेशर सेम है, और यहाँ पर भी प्रेशर। क्या बात समझ में आई? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसी को अपन थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और एक सवाल लेते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। फाइंड द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर एट पॉइंट ए, बी एंड सी। क्या पूछा है सर? आपसे एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर के बारे में पूछा है, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे। तो हो क्या रहा है, इस बीकर के अंदर, इस बीकर के अंदर आपके पास 3 टाइप के लिक्विड भरे हुए हैं। क्या? 3 टाइप के आपके पास लिक्विड भरे हुए हैं। ऊपर ही ऊपर भरा हुआ है केरोसिन, बीच में भरा हुआ है आपके पास वाटर, और नीचे नीचे भरा हुआ है मरकरी। और तीनों पॉइंट की जो डिस्टेंस है या जो डेप्थ है एट फ्रॉम सी लेवल, ये आपका मान लीजिए सी लेवल तो बोलना गलत हो गया, ऑफ द टॉप लेवल क्या है, ए पॉइंट की डेप्थ कितनी है, 1 मीटर। बी पॉइंट की डेप्थ अगर मैं कैलकुलेट करूं 2 + 1.5 यानी 3.5, और सी पॉइंट नीचे ये बिल्कुल, तो 2 + 2 5, 5 + 0.5 यानी 4 + 4, 4 + 0 मतलब 4.05। ठीक है, तो आपको पी ए, पी बी, पी सी निकालना है। कैसे निकालेंगे सर? सो पी ए कितना होगा, पी ए वुड बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट प्लस डेप्थ कितनी है 1 मीटर, एच रो कितना है केरोसिन का 800 इंटू जी कितना लग रहा है, मान लीजिए 10। क्या बात सही है? तो कितना हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपने पास दे रखा है 10⁵ पास्कल, 10⁵ ये कितना हो गया 8000। तो टोटल कितना हो गया यहां से 234 प्लस 8000, तो ये कितना हो गया 1,08,000। या फिर इसको ऐसा लिख सकता हूं 1.08 इंटू 10⁵5। क्या बात सही है? कितना हो गया पास्कल। तो ये है अपने पास ए पॉइंट के ऊपर प्रेशर। ठीक है, अब यहां पे 2 चीजें दे रखी, एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या होता है, वो प्रेशर जो सिर्फ डेप्थ की वजह से आ रहा है, यानी डेप्थ की वजह से प्रेशर कितना आ रहा है 8000, तो ये मेरा गेज प्रेशर है। और एब्सोल्यूट प्रेशर के अंदर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी इंक्लूड कर रहे हो, तो ये आपका क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर है, एब्सोल्यूट। ठीक है जी। अब बात करते हैं बी के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा हो। तो देखो यहां तक की सरफेस पर जो प्रेशर लग रहा है, अगर मैं आपसे वो पूछूं तो वो कितना होगा सर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है वो, और इस केरोसिन के लिक्विड की वजह से जो इसका वेट है उसकी वजह से यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, उसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होगा। सो 2 प्रेशर का जोड़ यानी पी नॉट प्लस पी केरोसिन। सो केरोसिन कितना है 2 मीटर तक, एच रो जी, ये यहां पर अब अपना बेस है। ठीक है, अब यहां से यहां तक अपन को जाना है, तो वो कैसे जाएंगे, यहां से यहां तक की हाइट कितनी है 1.5, रो कौन सा लेंगे वाटर का, और जी। तो यहां पे अगर मैं आपसे पीबी पूछूं, सो पीबी कितना होगा, पी नॉट प्लस केरोसिन के वेट की वजह से प्रेशर 2 इंटू रो 8000 इंटू 10 प्लस नीचे यहां पे अब इसका गेज प्रेशर कितना होगा 1.5 इंटू रो डब्ल्यू 2 3 इंटू जी कितना 10। ठीक है, तो यहां पे बी पॉइंट के ऊपर आपके पास प्रेशर कितना हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। 10⁵ प्लस 8 दूना 16, 16,000 यानी 0.16 इंटू 10⁵, राइट। प्लस यहाँ पे कितना हो गया 10 कितना हो गया 15,000, सो 0.15 इंटू 10⁵। सबको ऐड किया कितना आया 6 5 11 2 3.1 1.31 पास्कल। तो ये आपका एब्सोल्यूट प्रेशर है कहाँ पे बी के लिए। और इसका अगर गेज प्रेशर पूछूं सिर्फ, तो गेज प्रेशर कितना होगा सिर्फ 0.15 पास्कल। ठीक है, इसी तरीके सी के लिए निकाल लोगे, सी के लिए निकालोगे तो क्या होगा पी नॉट प्लस केरोसिन का पूरी डेप्थ का और वाटर का, और फिर उसके बाद में इसका गेज प्रेशर, एक्सक्यूज मी। ठीक है जी, निकाल लोगे पीसीबी, चलिए करिएगा, है ना।
आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पास्कल लॉ की। तो पास्कल लॉ क्या बोलता है, तो इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझिएगा और आप थोड़ा फील कीजिएगा इसको। कि मान लीजिए आपके पास पूरा एक पॉन्ड है, एक छोटा सा कुआं है, और कुएं के चारों तरफ से अपन ने 5 गेट खोल रखे। सो एक गेट ये रहा, एक गेट ये रहा, एक गेट ये रहा और एक गेट ये रहा, और पांचों गेट के एरिया डिफरेंट डिफरेंट है। सो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया क्या, कि लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि इसके अंदर जो प्रेशर है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे लिक्विड के अंदर। सो एक सर्टेन हाइट के ऊपर अगर आप देखोगे, सो प्रेशर जो है वो स्प्रेड होता है इक्वली। ऐसा क्यों होता है, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, इन दैट केस अगर ऐसा नहीं हुआ सेम लेयर के ऊपर, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, लिक्विड फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और हमें पता है अगर वो रेस्ट पे, इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर जितना है उतना ही प्रेशर यहाँ पर है, और सारी जगह स्प्रेड हो रखा है, तो वो इक्वल प्रेशर स्प्रेड। तो यही क्या है, पास्कल लॉ है। पास्कल लॉ क्या है, ए प्रेशर अप्लाइड टू ए कन्फाइंड फ्लूइड एट रेस्ट इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू एवरी पार्ट ऑफ द लिक्विड। कहाँ इक्वली स्प्रेड होता है, ट्रांसमिट होता है इन ए लिक्विड, हर पार्ट के ऊपर। सो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस वॉल के ऊपर भी प्रेशर उतना लग रहा है, इस वॉल के ऊपर भी लग रहा है, इस वॉल के ऊपर भी लग रहा है, इस वॉल के ऊपर लग रहा है, इस वॉल के ऊपर लग रहा है। सो पी ए बराबर किसके होगा, पी बी बराबर किसके होगा, पी सी बराबर किसके होगा, पी डी बराबर किसके होगा, पी ए के। पी एफ भी है क्या अपने पास, ई के है ना। सो पी ए कितना होगा, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। सो एफ वन अपॉन में ए वन। पीबी क्या होगा, एफ टू अपॉन में ए टू। पीसी क्या होगा, एफ थ्री अपॉन में ए थ्री। पीडी कितना होगा, एफ फोर अपॉन में एफ फोर। और पीई कितना होगा, एफ फाइव अपॉन में एफ। दिस इज आवर पास्कल। सो इक्वली ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर एट सर्टेन हाइट। तो इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं अपन जनरली, तो देखो हाइड्रोलिक जैक जो होते हैं अपने कार को ऊंचा करने नीचे करने, आप गए होंगे अगर आपके पास भी घर में कार है वगैरह, या फिर आपके पड़ोसी वगैरह कार में है, तो आप जब वहाँ सर्विस वगैरह करवाने जाते हो, सो कार को ऊपर पहुंचाने के लिए जो यूज किया जाता है हाइड्रोलिक जैक, उसके अंदर कैसे काम करता है वो पास्कल लॉ के ऊपर काम करता है। सबकी बार जाओ तो देखिएगा उसको ध्यान से, तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ यहाँ पर भी फिजिक्स लग रही है, और ये इस फिजिक्स के बारे में मुझे पता है। कौन सा लॉ लग रहा है, पास्कल लॉ लग रहा है। इसके अलावा भी कहाँ पे यूज करते हैं, जो हाइड्रोलिक लिफ्ट्स होते हैं उनके अंदर अपन इनको काम में लेते हैं। तो जैसा कि इस एग्जाम्पल के अंदर आपको दिख ही रहा है कैसे काम करता है ये, कि मान लीजिए एक साइड आपके पास सकरा सा एक पाइप है और दूसरी तरफ थोड़ा सा बड़ा सा पाइप। सो लिक्विड के क्या प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर जो प्रेशर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवनली होगा, एकदम ट्रांसमिट जो है वो इक्वली होगा। सो अगर मैं यहाँ पे F1 फोर्स लगा के अगर यहाँ का एरिया A है, तो यहाँ पे जो मैं प्रेशर क्रिएट करूंगा P, क्या यहाँ पर भी सेम प्रेशर क्रिएट होगा इसके ऊपर PP, है ना, क्योंकि ये प्रेशर क्या होगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। सो अगर यहाँ पे मैं प्रेशर की बात करूं PA और PB के बारे में, सो PA इक्वल टू होगा PB के। इसके एडवांटेज क्या है वो समझिएगा। सो अगर PA की वैल्यू रखो F1 अपॉन में A1, P2 की वैल्यू रखो, PB की वैल्यू रखो F2 अपॉन में A2। सो अगर मैं F2 पे प्रेशर देखूं तो वो कितना होगा, A2 अपॉन में A1 इंटू F1। अब मेरा मोटो क्या है कि मुझे कम फोर्स लगा के पूरी कार को उठाना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैंने लगाया पास्कल लॉ। अब देखो ये काम कैसे कर रहा होगा। तो अगर मैं जहां पे मेरी कार खड़ी हुई है उस प्लेटफॉर्म का एरिया बहुत बड़ा करूंगा, क्या इस एरिया को बड़ा करने से इस पे फोर्स लगने वाला भी बड़ा हो जाएगा, और यही मुझे चाहिए क्योंकि बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी को उठाने के लिए बड़ा फोर्स चाहिए, है ना। और अगर मेरा एरिया छोटा होगा, जितना छोटे एरिया के अंदर मैं फोर्स लगाऊंगा उतना ही ज्यादा फोर्स बढ़ेगा। तो A1 की वैल्यू छोटी रखो, A2 की वैल्यू बड़ी रखो, और F1 आप कितना भी रख सकते हो, कि 10 न्यूटन रखा, 100 न्यूटन रखा, कितना भी रख सकते हो। सो इसकी हेल्प से, इस कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से आप बड़े बड़े गाड़ियां ट्रक वगैरह इन सबको आराम से इजीली उठा सकते हो, लेविएट कर सकते हो। तो ये काम है किसका, पास्कल लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट और यूज आ रहा है बहुत, ठीक है जी। चलिए, तो पास्कल लॉ के ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे अपने पास, ठीक है। उससे पहले एक सवाल करते हैं।
तो क्या है सवाल के अंदर सर, एज शोन इन द फिगर एज कॉलम ऑफ वाटर। सो एक कॉलम के अंदर वाटर भरा हुआ है और दूसरे के अंदर एक अननोन फ्लूइड है, और इनको डालने पे अपन ने ऐसा देखा कि इस ट्यूब के अंदर जो एक साइड के अंदर लिक्विड है वो ज्यादा हाइट पे है, दूसरी साइड के अंदर लिक्विड कम हाइट के ऊपर है, बट ये स्टेशनरी पर है, रेस्ट पर है, मूव नहीं कर रहे हैं, ऐसे ऐसे चम नहीं कर रहे हैं पानी के अंदर। ठीक है, सो आपसे पूछा है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द अननोन फ्लूइड। कैसे करेंगे सर, देखो अगर ये रेस्ट पे है, इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो इस लिक्विड की वजह से प्रेशर यहाँ पे और इस लिक्विड की वजह से जो प्रेशर हो रहा है वो सेम होना चाहिए, तभी तो प्रेशर सेम होगा, तभी तो वो फ्लो नहीं करेगा। सो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड अननोन लिक्विड वुड बी इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू वाटर, है ना। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक लग रहा है पी नॉट, तो पी नॉट प्लस इसकी हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर। सो रो अननोन इंटू हाइट कितनी 40 इंटू जी कितना 10 इक्वल टू वाटर की वजह से कितना होगा पी नॉट प्लस रो वाटर इंटू हाइट कितनी 31 सेंटीमीटर इंटू जी। पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, रो अननोन कितना आ गया अपने पास 10⁻³ 31 डिवाइडेड बाई 40। सो कितना आ गया, कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मेरा कैलकुलेटर थोड़ा दूर पड़ा है, तो 4 7 28 पॉइंट वापस कितना आ गया 4 7 28 7.7 इंटू 10⁻², एक्सक्यूज मी, kg मीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ अननोन फ्लूइड। तो देख सकते हो इसकी डेंसिटी इसके कंपेरेटिवली कम है। कैसे सर, अगर आप इसको देखोगे तो ये है 0.77 इंटू 10⁻³ kg मीटर क्यूब, और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 इंटू 10⁻³ kg मीटर क्यूब। देख लो इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए ये लेविएट हो रखा है। क्या बात समझ में आई। चलिए अब बात करते हैं कि आप जब एक्सेलरेटिंग फ्लूइड में हैं तो उस केस में क्या होता है। उस केस में आप निकालिए कि एंगल कितना होगा उसका, ये आप देख भी सकते हो, देखा होगा। अगर आप भागते हुए किसी गिलास को लेके पकड़ के चलते हो, या फिर किसी गिलास में तो आप देख भी पाते होंगे शायद, भागते हुए अगर आप ट्राई कीजिएगा, गिलास के अंदर आधा लिक्विड भर रखा है इतना, अब इसको लेते हुए भागते हुए जाइए, तो आप क्या करोगे, देखोगे कि पानी जो है पीछे की तरफ सरकते हुए या तो छटक जाएगा नीचे की तरफ, या फिर थोड़ा टिल्टेड हो जाएगा, कुछ इसी तरीके का। तो मान लीजिए ये आपके पास आपकी एक गाड़ी है, इसके अंदर एक एक्वेरियम है, इस एक्वेरियम को रखा हुआ है इस गाड़ी के ऊपर, और इसके टायर लगा दिए नीचे, ठीक है। अब इसको चला रहे हैं ए एक्सेलरेशन के साथ, तो जैसे ए एक्सेलरेशन के साथ चलाएंगे तो क्या होगा, ये जो लिक्विड है वो पीछे की तरफ शिफ्ट होगा ऐसे, और ऐसे लहर टाइप की बन जाएगी इस तरह का। अगर बहुत तेज एक्सेलरेशन से निकाला चलाया तो उस केस में क्या होगा, पानी निकल भी सकता है पीछे, बट अपन ऐसा मान रहे हैं कि नॉर्मल एक्सेलरेशन है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इतना टिल्टेड हो गया। सवाल है कि ये एंगल कितना होगा थीटा, और इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, वो आप स्टडी कीजिए। तो देखो इसको कैसे अपन अप्रोच करेंगे। अगर मैंने ए एक्सेलरेशन के साथ इसको भगाए रखा तो क्या इसका शेप ऐसा ही रहेगा हमेशा, हाँ सर। तो अगर इसका शेप ऐसा ही रहेगा तो क्या मैं इसमें हाइड्रोस्टेटिक वाले फोर्स लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकते हो सर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस पॉइंट पे प्रेशर इस हाइट की वजह से, और इस पॉइंट पे प्रेशर इस सरफेस के ये जो हॉरिजॉन्टल के अंदर जो लग रहा है एक्सेलरेशन, इन दोनों की वजह से जो प्रेशर लग रहा है क्या वो इक्वल होगा। अगर इक्वल नहीं हुआ तो क्या होगा, लिक्विड फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने ये बोला है कि ये रेस्ट पे पूरा लिक्विड, ये फ्लो नहीं कर रहा है, आपका बीकर मूव कर रहा है, बट आपका लिक्विड जो है वो एज ए टीज ही दिखाई दे रहा है आपको। इसका मतलब इसकी वजह से जो प्रेशर लग रहा है और इसकी वजह से जो प्रेशर लग रहा है वो इक्वल होगा। सो प्रेशर वर्टिकल इज इक्वल टू प्रेशर हॉरिजॉन्टल। अच्छा, ये वर्टिकल प्रेशर किसकी वजह लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से, और हॉरिजॉन्टल प्रेशर किसकी वजह से लग रहा है, इस एक्सेलरेशन की वजह से। इस एक्सेलरेशन को क्या बोल सकते हैं अपन, आर्टिफिशियल एक्सेलरेशन जो अपन ने बनाया है, ठीक है। तो ये अपना आर्टिफिशियल एक्सेलरेशन है, ये आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसको थोड़ा सा देखते हैं
कैसे काम कर रहा होगा, तो ये मान लीजिए मैंने वापस से दो ट्यूब बनाई, एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब बनाई है और एक वर्टिकल ट्यूब बनाई है। सो हॉरिजॉन्टल ट्यूब की अगर बात करें तो यहां से यहां तक की, ये अगर इसकी बेस की जो लेंथ है वो है डी, ठीक है, और ये ए एक्सेलरेशन के साथ अगर इसी पे बैठ गया मैं, तो सूडो फोर्स लगेगा, सूडो एक्सेलरेशन लगेगा इस डायरेक्शन में। सो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, यहाँ पे पी नॉट और यहाँ पे कितना, पी नॉट प्लस रो ए डी। डी क्या है, ये वाली लेंथ, ठीक है, ये है हमारा पी हॉरिजॉन्टल। अच्छा, पी वर्टिकल की बात करें अगर, तो यहाँ पे एक और सिलेंडर बनाया मैंने, और इस सिलेंडर की वजह से क्या होगा, एक यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, एक्स्ट्रा फोर्स, और वो अपन ने निकाल लिया था डेप्थ की वजह से, वो कितना होगा, पी नॉट प्लस एच रो जी। ये आपका पी वर्टिकल है। और अगर आपका लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब पी वर्टिकल वुड बी पी हॉरिजॉन्टल। सो एच रो जी इज इक्वल टू डी रो डी ए जी, डी रो ए, ठीक है। सो यहां से क्या निकल के आया, एक फॉर्मूला निकल के आ गया, क्या सर, एच रो जी इक्वल्स टू डी रो ए, रो से रो कैंसल, जी बाई ए इज इक्वल टू डी बाई एच। अच्छा, आपसे एंगल पूछा है अगर, ये थीटा एंगल कितना होगा, तो आप कैसे निकाल सकते हो, ये वाली हाइट कितनी एच, ये वाला बेस कितना डी, तो टेन थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन में डी, और यहां से एच अपॉन डी की वैल्यू भी कितनी आ रही, ए अपॉन में जी। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है जब आप इसको स्टडी करते हैं। क्या बात सही है, एक बार वापस देख लीजिए। देखिए कंसेप्ट क्या लगाया है कि अगर आप एक्सेलरेटिंग फ्लूइड में हैं, आपका फ्लूइड एक्सेलरेट कर रहा है, तो होगा क्या, आपका जो फ्लूइड है वो पीछे की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, पीछे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, और उसकी वजह से उसका शेप जो है इससे बदल के ऐसा हो जाएगा। और मान लीजिए कि अगर ये शेप है वो थीटा एंगल के ऊपर हो रहा है, तो आपसे पूछा है कि ये टेन थीटा की वैल्यू निकालिए, या फिर कुछ भी आपसे सवाल पूछ सकता है, वो अपन डिस्कस करेंगे, बहुत सारे सवाल है अपने पास। सो इसको करेंगे कैसे, तो पहली बात आती है, पहली चीज क्या, कि आप पहले तो ये देखिए कि आपका फ्लूइड स्टेशनरी है या फिर मूव कर रहा है। तो आप अगर इसके अंदर ही बैठ गए, इसी के ऊपर बैठ गए, फिर आपने देखा कि फ्लूइड तो ऐसा कैसे रुका हुआ है, इसका मतलब जो फोर्स यहाँ पे, जो प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, इसकी वजह से, इस एक्सेलरेशन की वजह से, और जो प्रेशर यहाँ पे लग रहा है इस एक्सेलरेशन की वजह से, वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमने क्या किया, पी हॉरिजॉन्टल इज इक्वल कर दिया पी वर्टिकल, ठीक है। अच्छा, पी हॉरिजॉन्टल कितना होगा, अगर मैं इसी पे बैठ गया तो एक्सेलरेशन इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो कितना हो गया सर, पी नॉट प्लस रो ए जी, और वर्टिकल कितना हो गया, पी नॉट प्लस एच रो जी। एच रो जी नहीं आएगा, यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे जी आएगा। तो इनको सॉल्व किया तो मेरे पास निकल के आया ए अपॉन में जी इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आएगा, डी रो ए। तो ए अपॉन में जी इक्वल्स टू एच अपॉन में डी, ठीक है। इस रिलेशन की हेल्प से आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं जो अपन करेंगे, ठीक है जी। तो एक सवाल लेते हैं, एक अच्छा सा सवाल है। क्या है सवाल सर, ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज इन ए बकेट दैट स्पिनिंग विथ एन एंगुलर स्पीड ओमेगा एज शोन इन द फिगर, शो दैट द प्रेशर एट रेडियल डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस इज पी नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो क्या किया है अपन ने, एक बकेट है, इस बकेट के अंदर, ये आप बाथरूम में भी किया होगा आपने, बकेट के अंदर आपने गोल गोल मग्गे से आपने पानी को घुमाया होगा, तो देखते हैं कि जो नीचे की तरफ है ना, एक वेल बनना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप और तेज से घुमाओगे तो वेल की जो डेप्थनेस है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, तो वो जो शेप होगा उसी के बारे में बात हो जा रही है। क्या आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए आपने इसको गोल गोल घुमाया, गोल गोल पानी की तरह रानी, आपने खेला होगा ये तो बहुत कुछ, तो ऐसा कुछ आपका शेप बन गया पानी का। तो यहाँ से इसके अंदर जो रेडियल डिस्टेंस के साथ जो प्रेशर का वेरिएंस है
वो आपसे पूछा जा रहा है। तो जो अभी अपन ने एग्जाम्पल किया था एक्सेलरेटिंग फ्लूइड वाला, कुछ सिमिलर ही कंसेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है। ठीक है, तो जैसे अगर आप इसी के फ्रेम के अंदर बैठ गए तो यहाँ पे आपके पास क्या लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन लग रहा होगा, क्या, ओमेगा स्क्वायर आर। एक्सेलरेशन क्या लग रहा होगा, ओमेगा स्क्वायर आर एक्सेलरेशन लग रहा होगा। सो यहाँ पे लिक्विड के ऊपर इस डेप्थ के अंदर अगर आप बात करें तो यहाँ पे एक्सेलरेशन लग रहा होगा ओमेगा स्क्वायर आर, इसके ऊपर आर डिस्टेंस पे, और इस हाइट की वजह से मान लीजिए वाई है तो वो कितना लग रहा होगा, रो जी वाई। सो प्रेशर वर्टिकल कितना है, पी नॉट प्लस रो जी वाई, और प्रेशर हॉरिजॉन्टल कितना है, आर डिस्टेंस पे, ये डी आर लेंथ का अपन ने क्या लिया है, स्पाइक लिया है, तो कितना होगा, पी नॉट प्लस इंटीग्रेशन रो रो अपने पास क्या है, ये एक्सेलरेशन कितना है, ओमेगा स्क्वायर आर इंटू आपके पास कितना है, रो कितना होगा यहाँ पे, रो एक्सेलरेशन आ गया और लेंथ आ गई अपने पास डी वाई, तो डी आर इंटू आपके पास रो आ गया। तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल प्रेशर का वेरिएंस आ गया, ये आपके पास वर्टिकल प्रेशर का वेरिएंस आ गया। सो पी एट डिस्टेंस आर क्या हो सकता है, या तो हो सकता है पी नॉट प्लस रो जी वाई, ये भी सही है, और दूसरा आप इसको इंटीग्रेट कीजिए तो वो कितना आ रहा है, पी नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर, आर का इंटीग्रेशन किया तो कितना आया, आर स्क्वायर बाई टू, तो कितना आ गया, पी नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई। सो इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर आर डिस्टेंस पे कितना आएगा, पी नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई। क्या बात सही है, चलिए एक और सवाल है इसी के ऊपर, बेस के ऊपर, ए वर्टिकल यूट्यूब विद द टू लिम्स 0.75 मीटर अपार्ट, तो यहाँ से दो लिम्स आपको दे रखे हैं, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 0.75 मीटर, एंड दे आर रोटेटेड अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस 0.5 फ्रॉम द लेफ्ट लिम। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 0.5, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 0.75 माइनस 0.5 यानी 0.25, राइट, ओके। सो डिटरमाइन द डिफरेंस इन लेविएशन ऑफ द वाटर लेवल इन द टू लिम्स व्हेन द स्पीड ऑफ रोटेशन इज 60 आरपीएम। सो अगेन यहाँ पर भी इस पूरे लिम को घुमाया जा रहा है, और घुमाने से क्या होगा, इस जगह के ऊपर जो है वो प्रेशर के अंदर डिफरेंस आएगा, कितना डिफरेंस आएगा अभी अपन ने निकाला, P इक्वल्स टू कितना होगा, पी नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू। तो जितना दूर होगा उतना प्रेशर बढ़ा, मतलब यहाँ पे प्रेशर कंपेटिवली इसके लिए इससे ज़्यादा होगा, यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, इसका मतलब यहाँ पे हाइट भी ज़्यादा होगी और यहाँ पे हाइट कम होगी, तो यहाँ पे लिक्विड ज़्यादा ऊपर जाएगा और यहाँ लिक्विड कम ऊपर जाएगा। क्या बात सही है, चलिए तो इसको निकालते हैं। आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एलिवेशन ऑफ द वाटर लेवल। सो पहले तो अपन प्रेशर डिफरेंस निकालते हैं। सो ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये मान लीजिए बी पॉइंट है। सो प्रेशर एट ए अकॉर्डिंग टू दिस कितना होना चाहिए, पी नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू। यहाँ पे रो क्या है, वाटर दे रखा है क्या, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो रो ही मान लेते हैं। सो पी नॉट प्लस रो ओमेगा कितना दे रखा है, 60 आरपीएम, तो इसको आप किस में बदलोगे, पहले रेडियन में बदलोगे। तो वो कैसे बदलते हैं सर, 60 राउंड पर मिनट, मतलब एक राउंड में कितना रेडियन, 2 पाई, पर मिनट बोला है तो सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये से ये कट गया, कितना आया, 2 पाई। सो ओमेगा की वैल्यू आई अपने पास 2 पाई, तो यहाँ से क्या लिखूंगा, 2 पाई का स्क्वायर, आर कितनी है, रेडियल डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की 0.5, और इसका स्क्वायर और डिवाइड बाय किसके, 2 के। ठीक है, कितना आ गया सर, पी नॉट प्लस रो इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू 1/4 इंटू 1/2, 4 से 4 कट गया, पाई स्क्वायर की ऑलमोस्ट वैल्यू आप 10 मान सकते हो, तो कितना हो गया, 5 रो। तो पी नॉट प्लस 5 रो, तो एक इक्वेशन ये आ गई अपने पास।
सो ए पॉइंट के ऊपर प्रेशर निकल चुका है। अब इसी तरीके से बी पॉइंट पे प्रेशर निकालते हैं। सो बी पॉइंट कितना डिस्टेंस के ऊपर है, 0.25 मीटर। सो पी एट बी इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट प्लस हाफ इंटू रो इंटू ओमेगा कितना 2 पाई का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, आर कितना 0.25 इसका स्क्वायर। तो कितना हो गया, पी नॉट प्लस हाफ इंटू रो इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर की वैल्यू 10, 0.25 है मतलब 1/4, 1/16। तो 4425, तो कितना आ गया, पी नॉट प्लस 5/4 रो। सी आ गया आपके पास पी बी। हमसे क्या पूछा है, इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना होगा। सो हॉरिजॉन्टली अगर देखा जाए तो वो पी ए माइनस पी बी आपके पास कितना आ रहा है, पी नॉट प्लस 5 रो माइनस पी नॉट माइनस 5/4 रो, जो कि कितना आ रहा है, लगभग 5 चौक 20 माइनस 5 15, 15/4 रो। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है, वर्टिकल डिफरेंस एलिवेशन, मतलब इनके बीच में जो एलिवेशन होगा वो कितना होगा। तो यहां से यहां तक अगर आप देखो तो वो कितना है, पी नॉट प्लस H1 रो जी, और यहाँ पे कितना है, पी नॉट प्लस H2 रो जी। सो अगेन डिफरेंस कितना, पी ए माइनस पी बी, पी नॉट प्लस H1 रो जी माइनस पी नॉट माइनस H2 रो जी। सो पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, क्या आया, H1 माइनस H2 रो जी। क्या ये दोनों इक्वल होंगे, इन दोनों को इक्वल कर दो। सो ये आया आपके पास H1 माइनस H2 रो जी इक्वल टू 15/4 रो, रो से रो कैंसिल, डेल्टा एच यानी डिफरेंस इन एलिवेशन वो कितना निकल के आया, 15/4 इंटू जी की वैल्यू अगर 10 ले ली तो कितना आ गया, 4×3 = 12 पॉइंट, और कितना बचा 3 7, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 7 तो कितना आ गया 0.37 मीटर। तो इतना एलिवेशन का डिफरेंस आएगा अगर आप इस टू लिम्स को अगर आप घुमाओगे 60 RPM से, तो क्या होगा, एक साइड में वाटर का लेवल बढ़ जाएगा, एक साइड में वाटर का लेवल घट जाएगा। किधर बढ़ेगा किधर घटेगा ये कैसे पता चला, क्योंकि रेडियल डिस्टेंस के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, मतलब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होने के लिए वाटर की लिक्विड की जो हाइट है वो ज्यादा होनी पड़ेगी। तो इस तरीके से मैंने सोचा कि हाँ सर, इस जगह पे जो वाटर लेवल है वो ज्यादा एलिवेट होगा, उस जगह पे एलिवेट कम होगा। तो यहाँ से डेल्टा एच निकल के आया, और उस डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, अराउंड 0.37 मीटर। क्या बात सही है, काफी अच्छा सवाल है, नोट डाउन कीजिए फटाफट से। चलिए अब बात करते हैं बायंसी की। क्या होता है कि अगर कई बार ऐसा होता है कि आप देखते हो कि लकड़ी का गट्टा वगैरह होगा, ये नदी तालाब के अंदर तैरता हुआ दिखाई देता है आपको। तो वो किस वजह से तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां पे बॉयंसी की फोर्स लगती है, बायंसी फोर्स लगता है, उसकी वजह से वो तैरता हुआ दिखता है। सो क्या है बेसिकली फिनोमिना, क्या है कि जो बॉडीज पार्शियली या फिर फुल्ली इमर्ज होते हैं इन फ्लूइड, पूरे डूबे हुए होते हैं या फिर थोड़े थोड़े बाहर निकले हुए होते हैं, सो वो क्या करते हैं, एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, उस एक्सपीरियंस फोर्स को अपन बोलते हैं बायंसी। ठीक है, तो होता क्या है, इस फिनोमिना को अपन बोलते हैं क्या, बायंसी। और ये क्या होता है, फ्लूइड की वजह से लगता है। ये जो फ्लूइड होता है वो चारों तरफ से इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, ये अपन ने देखा ही था प्लास्टिकल लॉ के अंदर, क्या कि फ्लूइड के अंदर एक सेम हाइट के ऊपर जो प्रेशर होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो चारों तरफ से फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर। तो होता क्या है कि डोमिनेट कौन करता है, नीचे की तरफ प्रेशर ज्यादा होता है तो वो डोमिनेट करता है, और वो प्रेशर ही क्या करता है, बोयंसी फोर्स को जनरेट करता है। तो पॉइंट क्या है कि क्या बोयंसी फोर्स शेप के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं। क्या वो डेंसिटी ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं। सो बायंसी फोर्स आके डिपेंड किसके ऊपर करता है, सो बायंसी फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। तो आपकी बॉडी जितना वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कर रही है, तो जैसे मान लीजिए कि मैंने एक गिलास के अंदर एक आइस क्यूब को डाला, सो आइस क्यूब के वॉल्यूम ने जितना वाटर डिस्प्लेस किया, उस वाटर का वेट के अमाउंट का फोर्स
इसके ऊपर लग रहा होगा और उस फोर्स को अपन बोलते हैं बायंसी फोर्स। ठीक है, कैसे आता है इसके बारे में बात कर ले। तो मान लीजिए इस लिक्विड के अंदर एक लकड़ी का गट्टा है या फिर कुछ भी है, एक बॉक्स टाइप की कोई चीज है। इस बॉक्स टाइप की चीज को इसके अंदर इमर्स कर रखा है, मतलब ये डूब रखी है। तो होगा क्या, इसके ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा मान लीजिए वो F1 है, नीचे की तरफ लग रहा है फोर्स F2 है। सो F1 और F2 की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। कैसे, तो मान लीजिए एक डीए एरिया का एक छोटा सा सेक्शन लिया आपने। सो फोर्स इसके ऊपर कितना लग रहा होगा, तो यहाँ पे प्रेशर लग रहा है P0, यहाँ से यहाँ तक की हाइट है H। सो क्या हो गया, P0 प्लस H रो जी इंटू किस पे लग रहा है, एरिया पे ऊपर, तो मान लीजिए ए एरिया के ऊपर लग रहा है। ठीक है, और F2 यहाँ पे लग रहा है प्रेशर P0, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी A, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा P0 प्लस H रो जी प्लस A रो जी इंटू एरिया कितना A। प्रेशर के अंदर डिफरेंस कितना, F2 माइनस F1 कितना आ रहा है सर, P0, इससे ये कट गया, H रो जी से H रो जी कट गया, तो बचा क्या A रो जी इंटू A। अच्छा, A इंटू ए ये क्या हो गया, अगर ये आपका क्यूब है या फिर कुछ घनाभ है कुछ भी है, तो अगर ये हाइट A है, ये इसका एरिया है, A इंटू ए करूंगा तो क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। तो यहां से ये हो गया वॉल्यूम रो जी। तो F बायंसी का फॉर्मूला क्या निकल के आया, V रो जी। क्या ये डिपेंड कर रहा है उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के ऊपर, नहीं। यहाँ पे जो डेंसिटी है वो किसकी होती है, लिक्विड की होती है। देखो ना, यहाँ पे जो डेंसिटी है वो किसकी है, लिक्विड की, यहाँ पे भी डेंसिटी लिक्विड की, कहीं से कहीं तक क्या ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के बारे में कोई बात आई, नहीं। इसका मतलब आपका जो बायंसी फोर्स है क्या वो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल भी नहीं। और आपसे अगर पूछूं कि वो आखिर है क्या, सो बायंसी फोर्स इज नथिंग बट वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। जितना आपकी ऑब्जेक्ट ने फ्लूइड का जो वेट है वो डिस्प्लेस किया है, उस अमाउंट का फोर्स आपके ऊपर लगने वाला है। तो ये शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। कैसे शेप के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब अगर आपने सेम वॉल्यूम का स्फेरिकल बॉल ली या सेम वॉल्यूम का क्यूब लिया, शेप डिफरेंट है, वॉल्यूम सेम है, क्या बायंसी फोर्स डिफरेंट होगा दोनों के लिए, नहीं। बायंसी फोर्स दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहने वाला। तो ये हो गई बात किसकी, बायंसी फोर्स की। ठीक है, अब कुछ पॉइंट से नोट कर लेते हैं। द फ्लूइड एक्सर्ट ए फोर्स ऑन इमर्स पार्ट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया। द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय एवरी वर्टिकल एलिमेंट ऑफ द बॉडी इज इन अपर डायरेक्शन, जैसा मैंने अभी आपको प्रूफ करके बताया। क्या कि एवरी पार्ट, देखो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर F1 और F2 इनकी वजह से नेट एक्सेलरेशन, नेट फोर्स जो लग रहा होगा वो अपर डायरेक्शन के अंदर लग रहा हो, और वो कितना है, बायंसी फोर्स, दैट इज V रो जी। ठीक है, अब बात करते हैं अगर आपका ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करता है और कब आपका सिंक करता है। ठीक है, तो जनरली अगर आपके लिक्विड की डेंसिटी कंपेरेटिवली आपके बॉडी की डेंसिटी से ज्यादा है, इन दैट केस वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अगर उससे कम है तो उस केस में क्या करेगा, वो सिंक करेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके फ्लोट और सिंक करने की। ठीक है, अब बायंसी फोर्स और एक्सेलरेटिंग फ्लूइड अगर दोनों को मर्ज कर दें, जैसा अपन ने पढ़ा था एक्सेलरेटिंग फ्लूइड के अंदर कैसे आप उसको स्टडी करेंगे, अब बायंसी फोर्स भी आ गया, तो इन दोनों को अगर मर्ज कर दिया जाए, मर्ज कैसे करेंगे, तो मान लीजिए आपके पास एक बॉल है, वो बॉल किसी लिक्विड या एक्वेरियम के अंदर डूबी हुई है। अगर आपने उसको एक गाड़ी में रख दिया और उस गाड़ी को ए एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट कराया, इन दैट केस उसके ऊपर बायंसी फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। सो बायंसी फोर्स के अंदर देखो तीन चीजें थी, एक था वॉल्यूम, एक थी डेंसिटी लिक्विड की, और एक था एक्सेलरेशन। राइट, अगर आप इसको इसी एक्सेलरेटिंग व्हीकल के अंदर रख रहे हो, तो यहां पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। तो अगर ये रुका हुआ है तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी, जी। अब अगर इसमें ए एक्सेलरेशन और ऐड कर दिया, तो यहां पे अपन इसको जी इफेक्टिव नाम दे देते हैं, और उस जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर ऐसा देखें, अगर आप इसे एलिवेटर में रख रहे हो तो ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगना है, तो अगर मैं इसी के अंदर बैठ गया तो ए एक्सेलरेशन की वैल्यू नीचे की तरफ डायरेक्शन में हो जाएगी। तो यहाँ पे जी इफेक्टिव कितना होगा, जी प्लस ए। अगर इसको किसी व्हीकल में रखा है
तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन g, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a, नेट एक्सेलरेशन कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो आपका बायंसी फोर्स एक्सेलरेटिंग फ्लेम के अंदर, एक्सेलरेटिंग फ्लूइड के अंदर किस तरीके से बिहेव चेंज करता है, सिंपली उसके जी इफेक्टिव की वैल्यू के अंदर चेंज हो जाती है। सो जी इफेक्टिव की वैल्यू अपन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा जी इफेक्टिव। ठीक है, आसान सी चीज है। चलिए इस पे एक सवाल बेस है वो करते हैं और आज के इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी जो नेक्स्ट सेशन के अंदर अपन क्या करेंगे, डायनेमिक्स, फ्लूइड की डायनेमिक्स। अभी अपन स्टेटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, हाइड्रोस्टेटिक्स पढ़ रहे हैं, अब हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, सवाल क्या है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग होल्डिंग ए सॉलिड ब्लॉक बिलो द सर्फेस ऑफ ए लिक्विड एज शॉन इन द फिगर इज टी नॉट। तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, जो इसका टेंशन है वो बता रखा है, कितना है टी नॉट, जब ये रुका हुआ है, when the system is at rest, okay, what will be the tension in the string if the system has an upward acceleration a। अब आपने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ खींचना स्टार्ट किया, तो इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन के अंदर क्या चेंज होगा वो आपसे पूछा है। सो पहला केस कंसिडर करते हैं, व्हेन इट इज एट रेस्ट। तो देखो इसका अगर एफबीडी बनाऊं तो ये आपका ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, पहली चीज टेंशन फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ टी नॉट, वेल एंड गुड। इसका वेट लग रहा है नीचे की तरफ एम जी, वेल एंड गुड। और बायंसी फोर्स लग रही है ऊपर एफ बायंसी, वो कितना होगा वी रो जी। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब टी नॉट प्लस एम जी बराबर किसके होगा वी रो जी के। तो टी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई वी रो जी माइनस एम जी। अब क्या है, केस चेंज करते हैं, व्हेन इट इज एक्सेलरेटिंग। तो अगर आप एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अंदर बैठ गए, यहां पे बैठ गए, तो ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपने चेंज कर दी ए नीचे की तरफ। सो अब जो नया टेंशन होगा टी, वो कितना होगा टी प्राइम एम जी इफेक्टिव इक्वल टू वी रो जी इफेक्टिव। तो टी प्राइम कितना हो गया सर वी रो जी इफेक्टिव कितना जी प्लस ए माइनस एम जी इफेक्टिव कितना जी प्लस ए। दोनों में जी प्लस ए कॉमन लिया तो जी प्लस ए ब्रैकेट में आ गया और अंदर क्या बचा वी रो माइनस एम। क्या बात सही है? अब इसी को सॉल्व करना है अपने को। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो अपने पास क्या क्या इक्वेशन है, पहली चीज टी नॉट आपके पास दे रखा है कितना वी रो जी माइनस एम जी, वी रो जी माइनस एम जी। और टी प्राइम आपको कितना दे रखा है, टी प्राइम आपके दे रखा है जी प्लस ए ब्रैकेट वी रो माइनस एम। डन है? क्या आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके टी प्राइम निकाल सकते हो? चलिए ट्राई करते हैं। तो यहां से अगर मैं जी कॉमन लेके उधर भेज दूं तो वी रो माइनस एम की वैल्यू आ रही है आपके पास कितनी टी बाई जी। इस वैल्यू को यहां पुट करो तो टी प्राइम आपके पास कितना आ गया जी प्लस ए ब्रैकेट वी रो माइनस एम यानी टी बाई जी। तो जी जी से डिवाइड किया तो टी प्राइम आपके पास आया टी ब्रैकेट 1 प्लस ए अपॉन में। दिस इज योर आंसर। बात समझ में आई? चलिए बाकी अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर अपना हाइड्रोडायनेमिक्स होगा और उसके अंदर अपन बर्नौली प्रिंसिपल वगैरह ये इसके बारे में बात करेंगे, उसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन काफी अच्छा होने वाला है, कंटिन्यूटी इक्वेशन वगैरह सब। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज इसका असाइनमेंट मिल जाएगा आपको। सो जिनको भी टेलीग्राम ग्रुप के बारे में पता नहीं है तो वो चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, अदरवाइज आप टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जाके सीधा सिंपली सर्च कर सकते हो फिजिक्स तड़का, फिजिक्स तड़का IIT जैम जेस्ट TFR। सो वहाँ पे आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, अभी तक मैकेनिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स के असाइनमेंट ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, तो आज फ्लूइड डायनेमिक्स के, फ्लूइड स्टैटिक्स के भी अपन असाइनमेंट डाल देंगे। ओके, हैप्पी दिवाली। अरे मैं तो बहुत बताना ही भूल गया आप सभी को, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से अच्छी दिवाली एंजॉय कीजिएगा, पटाखे वटाखे केयरफुली फोड़िएगा और अपने परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा।
खैर हम तो नहीं कर पाएंगे बट आप जरूर कीजिएगा। ओके, सी यू, टाटा, बाय बाय।